सबसे पहले अपना जो आज का पर्पज है डिस्कशन का, वो जो सबसे हॉट टॉपिक है बिजनेसमैन के लिए, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी सुना है कुछ बिजनेसमैन की कॉल आ रही है कि सर 45 डेज में हमें पेमेंट करनी है या 15 डेज में हमें पेमेंट करनी है, किसको करनी है। अभी हम बिजनेस जैसे टर्म मोस्टली क्या होता है, क्रेडिट पीरियड होता है 90 डेज का, 60 डेज का, तो गवर्नमेंट ने 45 डेज बोल दिया, तो हमें पेमेंट करनी जरूरी है जब गुड्स वापस भेजें। इस तरीके के क्वेश्चन सुनने को मिल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ों को हमने स्टडी करना है और एक क्विकली रिव्यू करेंगे। एक तो हमारा जो सेक्शन है 43BH, राइट, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम एक MSME एक्ट के अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि दोनों को कोरिलेट करके जो लॉ ने बोला है वो हमें क्या चीज बताई है, कौन कौन से पर्सन इसके अंडर कवर होते हैं और कौन कौन से एग्जम्प्ट है। हम ब्लाइंडली ये नहीं कह सकते कि जिससे आपने गुड्स खरीदी है या सर्विस ली है, आपके क्रेडिटर्स हैं, उसकी पेमेंट आप 31 मार्च तक चेक कर लीजिए, आपकी 45 डेज में होनी जरूरी है, अदरवाइज ये डिसअलाउड हो जाएंगे। सबसे पहले समझिए 43B हमें कहता क्या है, एनीवन 43BH हमें कहता क्या है। 43B हमें अलग कहता है, अब साथ में जो क्लोज H है उससे हमारा मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सबसे पहले इन्होंने बोला कोई भी एसएससी, यदि किसी एसएससी के द्वारा कोई भी अमाउंट पेबल है, किसको पेबल है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज को। हर एक वर्ड को ध्यान से समझिए। यदि किसी एसएससी ने अमाउंट पे करनी है माइक्रो इंटरप्राइज या स्मॉल इंटरप्राइज और उसको वो पेमेंट नहीं करता, उसकी जो टाइम लिमिट है सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली, वो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली पेमेंट नहीं करता, यदि वो असेसी पेमेंट नहीं कर पाया ड्यू टू एनी रीजन, उसकी टाइम पीरियड, उसका रिटर्न एग्रीमेंट 60 डे का था या रिटर्न एग्रीमेंट तो उसका था ही नहीं, तो जब वो एक्चुअली पे करेगा पेमेंट, तो उस एक्सपेंस को, उस परचेज को हम तभी अलाउड करेंगे। होगा क्या, यदि ये डिसअलाउड हो जाते हैं तो जो प्रॉफिट होगा उसमें ये ऐड बैक हो जाएंगे। आपका प्रॉफिट सपोज कीजिए 6 लाख आ रहा है, न्यू टैक्स रजीम में अभी हमें कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख तक का नेट प्रॉफिट है। अब उसने मान के चलिए 10 लाख की परचेज करी थी जिसके अगेंस्ट उसने पेमेंट नहीं करी और वो इसमें कवर हो रहा है। कौन कौन कवर हो रहा है अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं वो कवर हो रहा है। उसने पेमेंट नहीं करी इस प्रीवियस ईयर में, तो वो 10 लाख उसके 6 लाख में ऐड हो जाएगा। फर्स्टली तो उसको जो टैक्स है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली वो पे करना पड़ेगा। अब वो नेक्स्ट ईयर में पे करता है पेमेंट, जब वो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करेगा तो आरबीआई का जो रेट है इंटरेस्ट रेट, उससे 3 टाइम उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ा, सेकेंडली हमें इंटरेस्ट देना पड़ा। तो पर्पज क्या है, सबसे पहले इसका जो पर्पज समझते हैं हम। पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि जो छोटे बिजनेस है, स्टार्टअप्स हैं, उनकी जो पेमेंट्स है वो डिले हो रही है, लॉस हो रहा है, वो लॉस ना हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, गुड्स सेल कर दी, सर्विस दे दी, छोटे जो पर्सन है, छोटे बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, उनकी जो पेमेंट है वो डिले हो रही है, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए लॉ में ये अमेंडमेंट की है, राइट। तो सबसे पहले हमने बात की थी एनी सम पेबल बाय द असेसी, जो भी सम उसने, जो भी अमाउंट उसने पे करनी है किसी असेसी ने। तो सबसे पहले अब इस चीज को समझ लीजिए कि क्या ईयर की स्टार्टिंग में जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है किसी भी क्रेडिटर का, वो कवर होगा इसमें। अभी तक पढ़ा आपने, वीडियो भी सुनी, कुछ डाउट्स भी सुने, क्या लगता है
क्या वो कवर्ड होगा इसमें? मान के चलिए एक असेसी ने किसी को 10 लाख की पेमेंट, ओपनिंग बैलेंस है, पिछले से पिछले साल में उन्होंने परचेज किया था गुड्स, उसकी अभी पेएबल है, तो क्या वो इस क्लोज के तहत कवर होगा? ओल्ड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो नहीं होगा। लॉ ने क्या बोला है यहाँ पे, जो ड्यूरिंग द ईयर आपने 1 अप्रैल 2023 से आपने गुड्स बाय करी या आपने सर्विस ली, उसके अगेंस्ट जो पेमेंट है वो नहीं की तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब जो उससे पहले पिछले साल 31 मार्च 23 तक जो आपने गुड्स खरीदी थी, आपने सर्विस ली थी, उसको एक्सपेंस को तो परचेज को तो आपने पिछले साल के रिटर्न में ऑलरेडी एक्सपेंस क्लेम कर चुके, राइट? तो कुछ ऐसा बचा ही नहीं कि जो आपका अभी पेंडिंग है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या था, जब हमने पढ़ा एनी सम पेबल, हमें क्लियर हो गया कि ओपनिंग बैलेंस नहीं लेना बाय द असेसी, किसी भी असेसी के द्वारा, राइट? टू ए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो एंड स्मॉल, इसको चेक करने के लिए हम उसकी जो लिमिट्स है हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरप्राइज को। देखिए एक ट्रेडर होता है जो गुड्स खरीदता है और सेल करता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्शन करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, प्रोसेसिंग करता है और फिनिश गुड्स तैयार हो जाती है, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहे हैं। मोस्टली 3 कैटेगरी हमने देखी है। तो एंटरप्राइज से हमारा मतलब है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी गुड्स की, या सर्विस दे रहा है, ट्रेडर इसमें कवर नहीं है। तो एक पॉइंट हमें एक एग्जम्पशन मिल गया। पहला एग्जम्पशन क्या था कि जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे ये क्लोज एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा एग्जम्पशन क्या मिला हमें, ट्रेडर्स एप्लीकेबल नहीं है। अब ट्रेडर्स कौन हम चेक करेंगे, जिनसे हमने गुड्स खरीदी है या सर्विस लिया, सप्लायर। मुझे अपने आप को नहीं देखना, मुझे अपने आप को नहीं देखना कि मैं ट्रेडर हूं, मैन्युफैक्चरर हूं या सर्विस प्रोवाइडर हूं। मुझे सामने वाले को चेक करना है कि वो ट्रेडर है। यदि वो ट्रेडर है तो वो इस क्लोज से बाहर चला जाएगा। माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, कोई भी है, वो ट्रेडर से इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। हम उससे गुड्स खरीदें, उसकी पेमेंट यदि 90 डेज की उस क्लाइंट सप्लायर की कंडीशन है कि भैया 90 डेज में आप मुझे पेमेंट कर देना, और मैं 90 डेज में करूं या उसके बाद में भी करूं, लॉ मुझे कुछ नहीं करेगा। सेकंड बेनिफिट मिल गया हमें। कहां से चेक होगा ये कि वो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है? या तो उस हम पर्सन से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि जो एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उसको अपनी बिल बुक, बिल, इनवॉइस कॉपी, लेटर हेड पे डिस्प्ले करना जरूरी है कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तभी सामने वाले को पता लगेगा। सेकेंडली, अपने सेफगार्ड के लिए मैं उससे कंसल्ट करूंगा, उसका रजिस्ट्रेशन लूंगा, ऑनलाइन पोर्टल पे नंबर डालूंगा और चेक कर लूंगा कि भैया आप किस चीज में रजिस्टर्ड। यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक पर्सन ट्रेडर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है, फिर वो कवर होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? ट्रेडर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, सर्विस प्रोवाइडर भी है? नहीं, हमें चेक करना है कि उसकी मेजर एक्टिविटी क्या है। आप कभी भी एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का चेक करना सर्टिफिकेट, उस पे कॉर्नर पे ऊपर लिखा आएगा मेजर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। वहां पे यदि ट्रेडर है तो वो एग्जम्प्ट है, यदि वो बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर है फिर कवर्ड है, सर्विस प्रोवाइडर है फिर भी कवर्ड है। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया, ट्रेडर बाहर है, सप्लायर यदि हमारा ट्रेडर है तो वो इस क्लोज से बाहर है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पहले बिजनेस कर रहे थे वैसे हम कर रहे हैं। कुछ बिजनेस कम्युनिटीज ने जो ट्रेडर है ऑलरेडी लिख के अपने मैसेज अपने कस्टमर को भेजने शुरू कर दिए कि हम ट्रेडर हैं, जो नया क्लोज है वो हम पे लागू नहीं हो रहा है। यदि आप हमसे गुड्स खरीदते हो, सर्विस लेते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है।
आप हमसे कंटिन्यू कीजिए बिजनेस, राइट। सेकंड क्या था हमारा वर्ड, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से पहले क्या था, माइक्रो एंड स्मॉल। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रो एंड स्मॉल। सबसे पहले माइक्रो के लिए देखिए, एक तो प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की कंडीशन है कि वो 1 CR से एक्सीड नहीं होनी चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ से कम हो, टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, तो वो माइक्रो कैटेगरी में आ रही है। स्मॉल एंटरप्राइज में कौन आ रहे हैं, जिनकी प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो रही है और सेल उनकी 50 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रही है। तो मोटा मोटा मैं यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पशन आपको दे रहा हूं, यदि किसी रजिस्टर्ड एंटरप्राइज की सेल 50 करोड़ से ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है, जानी वो माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी से बाहर निकल गया है, वो मीडियम कैटेगरी में आ चुका है, रजिस्टर्ड है उद्यम रजिस्ट्रेशन पे, पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, लेकिन मीडियम कैटेगरी में है, तो भी वो उस पे ये रूल एप्लीकेबल, क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा 43BH। यदि ऐसा कोई सप्लायर है जो मीडियम एंटरप्राइज है, उससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो हम उसको पेमेंट 45 डेज के बाद भी करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगेन कैसे पता लगेगा, पोर्टल पे चेक करके, राइट। और उस पर्सन जो सप्लायर है, उसने इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की है, प्लांट एंड मशीनरी में इक्विपमेंट में 1 करोड़ की है, ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली उसने जैसे अपनी ITR फाइल की है उसमें भी हमें पता लग जाता है। यदि नया है तो उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे होती है। जैसे 31 मार्च को नया रजिस्टर्ड कोई एंटिटी अपनी ITR फाइल करता है तो पोर्टल पे ऑटोमेटिकली वो क्लोज में अपडेट हो जाएगी, और यदि नहीं होती तो वो एंटरप्राइज उसको अपडेट करेगा। यदि वो अपडेट नहीं करता तो MSME एक्ट के तहत जो रूल्स हैं, पेनल्टीज हैं, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। हमें सिर्फ चेक करना है, राइट। थर्ड एग्जाम्पशन हमें मिल चुकी है, 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, और हमें एग्जाम्पशन का तीनों का हमें पता लग चुका है। अब इसमें फोर्थ चीज, मान के चलिए एक पर्सन जिसकी सेल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के तहत कवर हो रही है, वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, सेल लिमिट प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट की उसमें कवर हो रही है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक, MSME एक्ट में वो उद्यम पोर्टल पे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, और हम उससे गुड्स खरीद रहे हैं, तो क्या उसकी पेमेंट 45 डेज में करने की जरूरत है या नहीं? हालांकि उद्यम पोर्टल पे MSME एक्ट पे ये लिखा है कि ये उसकी डिस्क्रिशनरी है कि वो डिक्लेरेशन दे दे या ना दे, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं 43BH के हिसाब से कि हमें पेमेंट कब करनी है। वहां पे हमारा ओपिनियन ये है कि उसको यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तभी ये क्लोज एप्लीकेबल। 4 एग्जाम्पशन हमें मिल चुकी है, 4 रिलीफ हमारे लिए काफी है। यदि हम किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, कंपनी से डील कर रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हमें कोई डर नहीं, क्योंकि यदि उसकी सेल ज्यादा है। यदि कोई ट्रेडर है, माइक्रो स्मॉल में है, जब उससे बाहर है, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक होलसेलर है, हम रिटेलर हैं, हम उससे गुड्स खरीदते हैं, वो होलसेलर है, ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडर एक्टिविटी में, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहां तक का कोई डाउट? अभी हम बात करते हैं 45 डेज की। हम बार बार बोल रहे हैं 45 डेज, इस चीज को भी समझ लेते हैं। 45 डेज कहां एप्लीकेबल है? जहां पे सप्लायर के साथ मेरा कोई रिटर्न एग्रीमेंट है कि मैं उसकी पेमेंट 45 डेज में कर सकता हूं। अदरवाइज 15 डेज की लिमिट है, 15 दिन में मुझे उसकी पेमेंट करनी है, राइट। 15 दिन में मुझे उसकी पेमेंट करनी है, लेकिन यदि रिटर्न एग्रीमेंट है देन 45 डेज।
और वो कब से 45 डेज है, कब से 15 डेज है, जब मैंने गुड्स रिसीव कर ली, जस्ट मुझे सर्विस रिसीव हो। अब मैंने किसी से सामान खरीदा मैन्युफैक्चरर से, लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन लगा दी कि दिस इज नॉट एज पर आवर क्वालिटी। जो हमारा एग्रीमेंट था, परचेज ऑर्डर हमने दिया था, उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं है। तो क्या मेरी ऑब्जेक्शन करने के बाद भी वो गुड्स पड़ी है, कंपनी ने बोल दिया जी हम जब आएंगे आपसे हम वापिस उठा लेंगे, क्या तब भी मुझे उसकी पेमेंट करनी जरूरी है? क्योंकि क्रेडिटर तो आ ही रहे हैं ना। अभी मैंने गुड्स रिटर्न नहीं करी, कोई मेरा क्रेडिट नोट नहीं है, कोई डेबिट नोट नहीं आया, अभी तक स्टॉक मेरे पास पड़ा है, तो क्या मुझे पेमेंट करनी जरूरी है? स्टॉक रिटर्न करना है मुझे, मैंने ऑब्जेक्शन लगा दी है, तो अभी वो परचेज ट्रांजैक्शन वैलिड ही नहीं है। पहले इस चीज को समझिए, वो डेज की लिमिट कब है? जब हमारी वो ट्रांजैक्शन रिसीव हो गई। अभी तक तो वो सिर्फ मेरी कस्टडी में पड़ा है, लेकिन मैंने उसको रिसीव नहीं किया। मैंने बोल दिया कि सर जी इट्स नॉट एज पर आवर क्वालिटी। तो जब हमारी ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाएगी या एक्चुअली रिसीव हो जाएगी, मैंने ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं की, रिसीव हो गई, तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड है। तब से मुझे 45 डेज और 15 डेज तक का हमें लेके चलना है टाइम पीरियड, राइट? इस चीज में कोई डाउट? अब हम बात करते हैं कि यदि ये चीजें नहीं हो पाती, हम 45 डेज में 15 डेज में पेमेंट नहीं कर पाते, सबसे पहले हमने समझ लिया था कि असेसी जिसने गुड्स खरीदी है, सर्विस ली है, उसके लिए वो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा और उसको आरबीआई के अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट रेट है उसके 3 टाइम पेमेंट करनी। ये तो हो गया मेरे लिए। सप्लायर भी तो कुछ करेगा, ठीक है? सप्लायर तो जो अपनी करेगा अपनी बुक्स में करेगा, लेकिन हमें अपनी बुक्स को देखना है। और हमें क्या करना होगा? कोई कुछ और हमारे ऊपर कोई लॉ का कंप्लायंस है या नहीं है? एनी गेस? यदि हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं और सर्विस ले रहे हैं, उसकी पेमेंट नहीं हो पाती, जब हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, हम ऑडिट करेंगे, असेसी को उस टाइम पे वो सारी डिक्लेरेशंस देनी होंगी, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट उसका पेबल है और क्यों वो अभी तक पे नहीं कर पाया। और इसकी डिटेल यदि कोई खुद से भी एमएसएमई में है तो वहां भी उसको देनी पड़ेगी एक्ट में, हाफ ईयर की। तो बेसिकली जब हम ऑडिट करवाएंगे, जो असेसी है उसका ऑडिट हो रहा है, उस टाइम पे ये डिटेल जाएगी, कितना एक्सपेंस डिसअलाउ हो रहा है, कितना इंटरेस्ट प्रिंसिपल उसका पेबल है, तो वो प्रॉपर डिटेल के साथ वहां पे सबमिट होगा। अब इस साल में 31 मार्च 2024 हमने ऑडिट कर दिया, हमने बता दिया कि सर आपकी इतनी पेमेंट डिसअलाउ हो रही है और इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट बन रहा है। अब उसने क्या किया, आफ्टर 45 डेज उसकी पेमेंट कर दी मई जून में जाकर, मई 2024 में उसने पेमेंट कर दी, जून 2024 में पेमेंट कर दी। लेकिन रिटर्न हमने कब फाइल करी उसकी? ऑडिट केस है, मान के चलो मैं 31 अक्टूबर को कर रहा हूं, 30 सितंबर को ऑडिट कर रहा हूं मैं फाइनल, उससे पहले पेमेंट कर दी। वो बोला सर मैंने अब तो कर दी, अब तो छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ सकते, जिस साल में पेमेंट की है उस साल में वो अलाउड होगा। तो उसने कौन से फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट की है? 2024-25 में, तब वो अलाउड होगा। अब दूसरी चीज, उसने इंटरेस्ट भी पे किया, क्योंकि आपने पॉइंट बता दी ना सर 3 टाइम तक होगा, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस में अलाउड होगा? नहीं, ओनली जो पेमेंट एक्सपेंस की है वही अलाउड। तो असेसी को काफी लॉस हो रहे हैं, इसी चीज को ध्यान में रख के वो पेमेंट टाइम पे करेगा। जितनी वो पेमेंट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को टाइम पे करेगा, उतना ही जो स्मॉल सेक्टर्स हैं उनको ग्रो होने में आसान होगा। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कोई माइक्रो से स्मॉल में जा रहा है, स्मॉल में मीडियम में जा रहा है, तो उसको अपडेट करना होता है। अपडेट नहीं करता तो डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन होगा, राइट? अदरवाइज जो हमारे पास शो होगा हम उसको चेक कर लेंगे। इसमें यदि हम बात करें
एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सिंगल ओनर है, राइट, क्या वो एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड हो सकता है? अभी हम माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात नहीं कर रहे, वो तो उसकी सेल के अकॉर्डिंगली है। क्या वो एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड हो सकता है? उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो सकता है? यस, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सामने वाला कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, तभी ये क्लोज एप्लीकेबल होगा, राइट। पेन बेस है तो वो रजिस्ट्रेशन उसका साथ के साथ हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, 31 मार्च तक किसी पार्टी ने पेमेंट नहीं की, क्योंकि उसकी जो परचेज है वो 25 मार्च को हुई थी, माइक्रो एंड स्मॉल से हुई थी, मैन्युफैक्चर सप्लायर से हुई थी, और उसने 5 अप्रैल को पेमेंट कर दी। बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च, ऑडिट हो रहा है उसका 30 अप्रैल। तो अब वो 31 मार्च 2024 तक पेमेंट नहीं करी, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्या वो एक्सपेंस अलाउड होगा या नहीं होगा? परचेज के टाइम पीरियड के हिसाब से तो होना चाहिए। नहीं, डिसीजन एक ही होगा, एक्सपेंस परचेज अलाउड होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि उसने जो उसकी कंडीशंस है 45 डेज को फुलफिल किया है। हमने ये नहीं देखना कि जिसकी पेमेंट परचेज कर ली 45 डेज भी पूरे नहीं हुए और उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग हो रहा है, उसको डिसअलाउ कर दो, राइट। एक और चीज, एक पर्सन है, उसकी 60 लाख की सेल है, उसने सेक्शन 44 AD में प्रेजेंटिव टैक्स स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है, ऑडिट वो पर्सन नहीं करवा रहा, उसको जरूरत नहीं है, तो क्या उसके ऊपर ये 43BH के क्लॉज एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? एप्लीकेबल है। और कोई ओपिनियन? देखिए, सेक्शन 44 AD में क्या बोला गया है, एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन सेक्शन 28 to 43C, तो सेक्शन 28 से सेक्शन 43C तक जो भी लिखा है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। तो 43BH इस 43H से पहले कवर हो चुका है, तो ये 43BH उसमें कवर नहीं होगा। 44 जी, तो अब एक चीज को समझ लो, 4 चीजें मैंने आपको बताई थी सेफ गार्ड के लिए, 5वीं और बता रहा हूं। वो क्या है? यदि मैंने 44 AD को ऑप्ट कर लिया, मेरी 2 करोड़ की सेल है, मैंने टैक्स भर दिया, 44 AD में आ चुका हूं, तो मुझे 43BH की कोई टेंशन नहीं है। 8% जी, बैंक शिफ्ट है तो 6%, कैश शिफ्ट है तो 8%, मिनिमम। प्रॉफिट उससे ज्यादा है तो आप ज्यादा दिखा दो, राइट। कोई डाउट इसमें? अब हमने एक चीज को समझ लिया, सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं ना अभी। अब एज ए बायर मैं ट्रेडर हूं, सामने वाला मैन्युफैक्चरर है। अब मैं ट्रेडर हूं तो क्या मुझे 43BH को चेक करना है या नहीं? करना है, कॉन्फिडेंस से बोलो, करना है। रीजन, सप्लायर यदि ट्रेडर होता है तब 43BH एप्लीकेबल नहीं है, मैं ट्रेडर हूं तो मुझे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, राइट। क्लियर है ये चीज? तो इसको देखने के लिए अगेन पोर्टल पे हम चेक कर सकते हैं। तो बार बार मैंने बोला कि एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, परचेज डिसअलाउ हो जाएगी। मान के चलिए मैंने किसी मैन्युफैक्चरर से मशीनरी बाय कर, उसकी पेमेंट नहीं की 45 डेज में, तो क्या वो डिसअलाउ होगा? कैपिटलाइज हो रहा है, मैं इसको एक्सपेंस ऑफ ही नहीं कर रहा, P&L में कहीं लेके ही नहीं जा रहा ना इसको, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में भी कहीं लेके नहीं जा रहा, बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये हम डिस्कस ही नहीं करेंगे इस चीज को, ये आउट ऑफ द स्कोप है मेरे। लेकिन उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ वो तो मैं P&L में लेके जा रहा हूँ, पेमेंट कर ही नहीं है, डेप्रिसिएशन अलाउड होगी या नहीं? अलाउड नहीं होगी,
राइट, ठीक है ना, इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन पे हिट हो रहा है, कैपिटलाइज कर दिया उस पे नहीं हो रहा, ठीक है। अब एक चीज, एक सेमिनार में सुना, ऑडिट पे एक पॉइंट आता है सर, फरवरी में गुड्स परचेज करी, 45 डेज की लिमिट मेरी लैप्स ना हो जाए, 31 मार्च को मैंने चेक दे दिया अपने सप्लायर को और उसको बोल दिया भैया बैंक में मत लगाना, क्योंकि हमारी तो डील अभी है ना, उधारी हमारे टाइम पीरियड पेंडिंग है। लेकिन मैंने चेक दे दिया तो मैंने दिखा दिया जी मेरे क्रेडिटर्स क्लियर हैं, अभी चेक क्लियर नहीं हुआ, मैंने तो दे दिया। अब उस पर्सन ने क्या किया, 90 डेज का टाइम होता है चेक का, सप्लायर ने 90 दिनों में बाद में आफ्टर 45 डेज लगा दिया वो चेक अपने बैंक में। और मैंने बोला कि सर मैंने तो पेमेंट कर दी, अब उसने चेक नहीं लगाया तो मैं क्या करूं? तो क्या वो 43 BH से बच गया? ये प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी। कुछ पर्सन इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, एंट्री दिखा दी, बाद में सर चेक क्लियर हो जाएगा, तो उन चीजों से हमें बचना है, ऐसी प्रैक्टिस अब नहीं चलेगी। तो मोटा मोटा सा आप बता दो सर कौन कौन से एग्जम्पशंस है, दोबारा रिवाइज करते हैं। पहले एग्जम्पशंस थी ओपनिंग बैलेंस, राइट, जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे ये क्लोज एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड क्या थी, यदि सप्लायर ट्रेडर है तब भी ये एग्जम्पशन हमें मिल चुकी है, 43 बेच एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड क्या थी, यदि वो मीडियम इंटरप्राइज है, माइक्रो स्मॉल कैटेगरी से बाहर है, तब भी ये एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ हमारी क्या थी, फोर्थ एग्जम्पशन एग्जम्पशंस हमें याद होनी चाहिए। एनीवन? उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे यदि कोई भी हमारे पास पेंडिंग रह जाता है। यदि कोई पर्सन MSME उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे वो माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में है, राइट, माइक्रो स्मॉल में है, मैन्युफैक्चर में, सर्विस प्रोवाइडर में, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है पोर्टल पे और हम उससे गुड्स परचेज कर रहे हैं, तब भी 43 BH उस पर एप्लीकेबल नहीं है। फिफ्थ आपको एक और एग्जम्पशन बताई थी हमने, 4480। यदि हम उस क्लॉज में आ जाते हैं तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ FAQs थे जो ऑलरेडी हमने ड्यूरिंग डिस्कशन कवर कर लिए हैं। 5 एग्जम्पशंस हमने बता दिए आपको। इसके अलावा यदि कोई डाउट्स है तो क्विकली हम उसको ले लेते हैं। एनी फर्दर डाउट? तो हम सेशन क्लोज करते हैं, क्लोज कर दें सेशन। इनकम टैक्स के कौन से हेड में वो एप्लीकेबल होगा जो उसको इनकम में काउंट करेंगे? किस चीज को? उसको एक्सपेंस आपका जब अलाउड हो रहा है, बिजनेस में एक्सपेंस कर रहे हो, आपकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन अंडर द बिजनेस हेड आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द बिजनेस हेड, ठीक है, तो उसी में ही वो डिसअलाउ होगा। बिजनेस हेड जो आपका रहता है उसमें ही डिसअलाउ होगा, आपका प्रॉफिट में वो ऐड बैक हो जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन, यदि आप एक्स्ट्रा या कोई और एक्सपेंस एक्स्ट्रा क्लेम कर रहे हो जो कि डिसअलाउड है, तो उसी में वो ऐड बैक हो जाता है प्रॉफिट में। तो जो टर्नओवर है वो कब से चेक करनी पड़ेगी? आप प्रीवियस ईयर की चेक करोगे, प्रीवियस ईयर की जो आपकी ITR फाइल्ड है उसी की बेस पे आपके पोर्टल पे भी वो अपडेट होगी। यदि नया सेसी है तो उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे रहेगी। तो मेरा क्वेश्चन सर, जैसे कि मैंने किसी के साथ परचेज किया है और उस टाइम MSME के अंदर रजिस्टर्ड नहीं था और आफ्टर 55 डे या 10 डे उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और मैंने उसे 55 डेज के आफ्टर पेमेंट की है, तो क्या एप्लीकेबल होगा? सर देखिए, 45 डेज 15 डेज की लिमिट कब हो रही है? जब मैंने गुड्स शिफ्ट किए, गुड्स शिफ्ट के टाइम पे ही मैंने बाकी सारी कंडीशंस को चेक कर रहा हूँ
कि क्या वो ट्रेडर है, क्या वो माइक्रो स्मॉल है, मैन्युफैक्चरर है, क्या वो रजिस्टर्ड है। यदि उस टाइम पे वो नहीं है और उस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन हो चुकी है यस सर। तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है, राइट। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होगी उस पर एप्लीकेबल। एनी डाउट? क्लोज कर रहे हैं हम सेक्शन को। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।